रूड गुलिट महानतम फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले गुलिट की सबसे बड़ी विशेषता उनकी ताकत और गति का इस्तेमाल करना था। वह हवा में भी मजबूत थे क्योंकि वह लंबे, शक्तिशाली और बेहतरीन जंपर थे। उनके पास उत्कृष्ट संतुलन, तकनीकी क्षमता और ड्रिबलिंग कौशल भी थी, जिसने उनके खेल को अन्य खिलाड़ियों से अलग बना दिया था। रूड गुलिट एक पूर्व डच फुटबॉलर हैं जिन्होंने 1980 और 1990 के दशक में डिफेंडर, मिडफील्डर और फॉरवर्ड के रूप में पेशेवर रूप से खेला। 2004 में उन्हें फीफा की 100वीं वर्षगांठ समारोह में शीर्ष 125 महानतम जीवित फुटबॉलरों में से एक नामित किया गया था। उन्हें अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उन्होंने नीदरलैंड की राष्ट्रीय टीम की कप्तानी की, जो यूईएफए यूरो 1988 में विजयी हुई, और वह 1990 फीफा विश्व कप और यूरो 1992 के लिए टीम के सदस्य भी थे। क्लब स्तर पर 1987 में विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस पर पीएसवी से एसी मिलान चले गए। ब्लैक ट्यूलिप के उपनाम से जाने वाले वह मिलान में एक उल्लेखनीय डच खिलाड़ी का हिस्सा थे, जिसमें मार्को वैन बास्टेन और फ्रैंक रिकार्ड शामिल थे। गुलिट ने मिलान के साथ 3 सीरिया खिताब और 2 यूरोपीय कप जीते। 1996 की गर्मियों में जब ग्लेन होडल ने इंग्लैंड की राष्ट्रीय टीम के मैनेजर बनने के लिए चेल्सी को छोड़ दिया तो गुलिट को मैनेजर के रूप में नियुक्त किया गया और वे प्रीमियर लीग में पहले डच मैनेजर बन गए। वर्ष 1997 में उन्होंने चेल्सी को एफए कप की सफलता दिलाई, जो क्लब का 26 वर्षों में पहला प्रमुख खिताब था, और ऐसा करने के साथ ही वे एफए कप जीतने वाले पहले विदेशी मैनेजर बन गए। गुलिट ने 1987 में बैलन डी'ओर जीता और उन्हें 1987 और 1989 में वर्ल्ड सॉकर प्लेयर ऑफ द ईयर नामित किया गया। आमतौर पर एक आक्रामक मिडफील्डर तथा बहुमुखी खिलाड़ी थे, जिन्होंने अपने कैरियर के दौरान कई पोजीशन पर खेला। प्रारंभिक वर्षों में स्ट्रीट फुटबॉल ने गुलिट के फुटबॉल कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुलिट की पहली टीम मीर बॉयज थी, जहां वे 1970 में जूनियर खिलाड़ी के रूप में शामिल हुए थे। हालांकि 10 साल की उम्र में गुलिट जॉर्डन से एम्स्टर्डम ओल्ड वेस्ट चले गए, जहां उन्होंने फ्रैंक रिकार्ड के संग स्ट्रीट फुटबॉल खेला। गुलिट बाद में डीडब्ल्यूएस क्लब में शामिल हो गए और डच युवा टीम के ध्यान में आए, जहां उन्होंने भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय साथियों एरविन कॉमेन, रोनाल्ड कॉमेन और विम क्रिफ्ट के साथ खेला। डीडब्ल्यूएस में खेलने के दौरान गुलिट ने अपने पिता के उपनाम का उपयोग करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें लगा कि गुलिट एक फुटबॉल खिलाड़ी की तरह अधिक लगता है। 22 सितंबर 1978 को गुलिट ने एचएफसी हार्लेम के लिए पेशेवर खिलाड़ी के रूप में हस्ताक्षर किए। गुलिट ने हार्लेम के लिए 91 लीग मैचों में प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने 32 गोल किए। उन्होंने 19 अगस्त 1979 को केवल 16 साल और 11 महीने की उम्र में क्लब के लिए अपनी शुरुआत की। उस समय एरेडवीसी फुटबॉल लीग के इतिहास में गुलिट सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। हार्लेम क्लब में गुलिट का पहला वर्ष कोई खास नहीं रहा और एरेडवीसी फुटबॉल लीग में हार्लेम क्लब सबसे नीचे रहा, लेकिन अगले सीजन में एरेस्टीडीवीसी जीतकर हार्लेम क्लब ने वापसी की। उस सीजन में गुलिट को एरेस्टीडीवीसी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया था। 1981-82 सीजन में गुलिट शानदार फॉर्म में थे, क्योंकि हार्लेम क्लब चौथे स्थान पर रहा और अपने इतिहास में पहली बार यूरोप के लिए क्वालिफाई किया। उसी सीजन में गुलिट ने वह गोल किया जिसे बाद में उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ माना, और ट्रेच के खिलाफ खेलते हुए 4 डिफेंडरों और फिर गोलकीपर को पीछे छोड़कर गोल किया गया था। वह गोल गुलिट के लिए एक अविस्मरणीय गोल था। बैरी ह्यूज युवा गुलिट से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उन्हें डच डंकन एडवर्ड्स के रूप में वर्णित किया। युवा गुलिट को इंग्लिश टीमों आर्सेनल और इप्सविच टाउन द्वारा साइन करने पर विचार किया गया था, लेकिन मैनेजर टेरी नील और बॉबी रॉबसन ने उसे मना कर दिया। टेरी नील ने बाद में कहा कि उन्हें इस जंगली बच्चे के लिए 30,000 पाउंड बहुत ज्यादा लगे, इसलिए गुलिट 1982 में फायनॉर्ड चले गए, जहां उन्होंने 85 लीग मैचों में 31 गोल किए। 1984 में फेयनोर्ड की सफलता में उनके योगदान के लिए गुलिट को डच फुटबॉलर ऑफ द ईयर नामित किया गया। फेयनोर्ड में गुलिट मिडफील्ड के रूप में खेलते थे। 1985 में गुलिट 1.2 मिलियन डच गिल्डर के लिए पीएसवी में चले गए
और टीम के लिए 68 लीग प्रदर्शन मैचों में 46 गोल किए। गुलिट को 1986 में फिर से फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया क्योंकि उन्होंने पीएसवी की एरिडीवीसी फुटबॉल लीग का ताज जीतने में मदद की। पीएसवी में ही गुलिट ने खुद को एक विश्व स्तरीय फुटबॉलर के रूप में स्थापित करना शुरू किया और उनके विशिष्ट ड्रेडलॉक वाले रूप ने यूरोप के सबसे बड़े क्लबों का ध्यान आकर्षित किया। 1987 में गुलिट ने एसी मिलान के लिए हस्ताक्षर किए। रे विंकिंस के प्रतिस्थापन के रूप में 18 मिलियन गिल्डर्स का तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड ट्रांसफर फी चुकाया गया। क्लब में गुलिट के साथियों में हमवतन मार्को वैन वास्टेन भी थे जो उसी समय आए थे। बाद में उनके साथ वैन वास्टेन के अजाक्स टीम के साथी फ्रैंक रिचकार्ड भी शामिल किए गए। पहले पीएसवी और फिर मिलान के साथ गुलिट के खेल ने उन्हें 1987 में बैलन डी'ओर पुरस्कार जीतने में मदद की जिसे उन्होंने नेल्सन मंडेला को समर्पित किया। जब गुलिट पहली बार मिलान पहुंचे तो उन्हें शुरू में तालमेल बिठाने में संघर्ष करना पड़ा क्योंकि वे इतालवी नहीं बोलते थे और एक विदेशी देश में रहना उनके लिए नया था। हालांकि मिलान में गुलिट के पहले सीजन में क्लब ने कोच एरिगो साची के नेतृत्व में 9 वर्षों में पहली बार स्कूडेटो जीता। अगले सीजन में मिलान ने अपने सम्मान की सूची में यूरोपीय कप जोड़कर अपनी घरेलू सफलता को आगे बढ़ाया। उस प्रदर्शन के बाद 1989 के फाइनल में एसी मिलान ने स्टिया बुकारेस्टी को 4-0 से हराया जिसमें गुलिट ने 2 महत्वपूर्ण गोल किए। अगले वर्ष मिलान ने 1990 के फाइनल में बेनफिका को हराकर ट्रॉफी बरकरार रखी। 1990-91 सीजन में मिलान की लगातार तीसरी यूरोपीय कप जीतने की कोशिश क्वार्टर फाइनल में धराशायी हो गई जब एसी मिलान को मार्सिले से हार का सामना करना पड़ा। सैन सिरो में पहला हाफ बराबर रहने के बाद दूसरे हाफ में क्रिस वार्डल के गोल से मिलान पिछड़ गया। खेल समाप्त होने से बहुत कम समय बचा था तब फ्लड लाइट बंद हो गई लेकिन थोड़ी देर बाद रोशनी बहाल हो गई। लेकिन मिलान अपने ड्रेसिंग रूम में वापस आ गया और खेल पूरा करने के लिए वापस जाने से इनकार कर दिया। यूईएफए ने मार्सिले को 3-0 से जीत दिलाई और मिलान को अगले सत्र के लिए सभी यूरोपीय प्रतियोगिताओं से बाहर कर दिया। जबकि मिलान ने वर्ष 1991-92 और 92-93 सीजन दोनों में स्कूडेटो जीतकर अपने घरेलू प्रभुत्व को जारी रखा। नए कोच फैबियो के अधीन गुलिट की स्थिति लगातार हाशिए पर चली गई। यह 1993 के चैंपियंस लीग फाइनल से उनके बाहर होने से प्रदर्शित हुआ जिसमें मिलान मार्सिले से हार गया क्योंकि यूईएफए नियमों के तहत क्लबों को केवल 3 विदेशियों को मैदान में उतारने की अनुमति थी जिसे बाद में बोसमैन के फैसले के बाद समाप्त कर दिया गया। 1993 में गुलिट सैम्पडोरिया चले गए और 1993-94 के सीजन में कोपा इटालिया में उन्हें जीत दिलाई। उन्होंने मिलान पर 3-2 की जीत में विजयी गोल भी किया। 1994 में मिलान ने गुलिट को कुछ समय के लिए फिर से अनुबंधित किया लेकिन 1994-95 के सीजन के समापन से पहले वे जल्द ही सैम्पडोरिया चले गए। जुलाई 1995 में गुलिट ने चेल्सी के साथ एक फ्री ट्रांसफर के लिए हस्ताक्षर किए। मार्क ह्यूसेज और डैन प्रेडेस्कू जैसे खिलाड़ियों के साथ गुलिट ने चेल्सी को एफए कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाया। हालांकि वे एफए प्रीमियर लीग में केवल 11वें स्थान पर रहे। शुरुआत में गुलिट को चेल्सी में खेलने की शैली के अनुकूल होने में कुछ कठिनाइयां हुई लेकिन गुलिट ने अपने अच्छे खेल से सभी को प्रभावित किया और फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में एरिक कैंटोना के बाद उप विजेता के रूप में सीजन का अंत किया। गुलिट ने तब से अक्सर साक्षात्कारों में कहा कि यह लंदन ही था जहां उन्होंने अपने करियर का सबसे अधिक आनंद लिया और सबसे अधिक खुश महसूस किया। हर बार मैंने चेल्सी के लिए खेला, मैंने सोचा अच्छा खेल, सुंदर स्टेडियम, शानदार भीड़, मैं अच्छा खेल रहा हूं। यह एकमात्र समय था जब मुझे वास्तव में मजा आया। गुलिट के चेल्सी में जाने से अन्य खिलाड़ियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1981 में अपने 19वें जन्मदिन पर गुलिट ने स्विट्जरलैंड के खिलाफ नीदरलैंड की राष्ट्रीय टीम के लिए सब्स्टिट्यूट के रूप में अपना अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया जिसमें डच टीम 2-1 से हार गई। अपने शुरुआती अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान टीम 1982 फीफा विश्व कप
और यूईएफए यूरो 1984 दोनों के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही। 1985 में और भी निराशा हुई जब डच टीम पड़ोसी बेल्जियम के हाथों प्लेऑफ में 1986 विश्व कप के लिए क्वालिफिकेशन चूक गई। बेल्जियम में 1-0 से हारने के बाद नीदरलैंड रॉटरडैम में क्वालिफिकेशन के लिए तैयार दिख रहा था क्योंकि वे 2-0 से आगे थे, लेकिन जॉर्जेस ग्रुन के आखिरी गोल ने बेल्जियम को अवे गोल के जरिए आगे कर दिया। हालांकि गुलिट नीदरलैंड के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक थे। उन्होंने अपने देश को 1988 में यूईएफए यूरो जीतने में मदद की थी। टूर्नामेंट का अपना पहला गेम सोवियत संघ से हारने के बाद नीदरलैंड ने इंग्लैंड और आयरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हैम्बर्ग में पश्चिम जर्मनी को 2-1 से हराने के बाद नीदरलैंड ने फाइनल में फिर से सोवियत संघ का सामना किया। गुलिट ने हेडर से स्कोरिंग की शुरुआत की और मार्को वैन बास्टेन के गोल से 2-1 की जीत हासिल की और नीदरलैंड ने यूएफए यूरो फाइनल जीता। इस प्रकार गुलिट अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने वाले पहले डच कप्तान थे। डच टीम 1990 के विश्व कप में पसंदीदा टीमों में से एक के रूप में गई थी, लेकिन टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन करने में विफल रही। गुलिट की घुटनों की चोटों ने भी उनके खेल को बाधित किया, लेकिन आयरलैंड के खिलाफ उनके ड्रिबल और शॉट ने नीदरलैंड को दूसरे दौर में पहुंचाने में मदद की। वहां वे पश्चिम जर्मनी से भिड़े, जहां जर्मनी ने नीदरलैंड को 2-1 से हराकर और टूर्नामेंट जीतकर यूरो 1988 में अपनी हार का बदला लिया। 1992 में स्वीडन में होने वाले यूरो कप जीतने के लिए नीदरलैंड फिर से पसंदीदा टीमों में से एक था। गुलिट टूर्नामेंट के अपने शुरुआती खेल में स्कॉटलैंड के खिलाफ मजबूत फॉर्म में दिखे और यह मैच 1-0 से जीत गए। हालांकि रूस के साथ 0-0 से ड्रॉ करने और जर्मनी से 3-1 से हारने के बाद नीदरलैंड को सेमीफाइनल में डेनमार्क के खिलाफ पेनल्टी पर 2-2 से ड्रॉ के बाद बाहर होना पड़ा। 1993 में गुलिट और नीदरलैंड के मैनेजर डिक एडवोकेट के बीच विवाद शुरू हुआ, जो लंबे समय तक चला, जिसने अंततः गुलिट के अंतर्राष्ट्रीय करियर को खत्म कर दिया। वेम्बली में इंग्लैंड के खिलाफ एक खेल में अपने सामान्य स्थान के बजाय मिडफील्ड के दाईं ओर गुलिट को खिलाने के एडवोकेट के फैसले ने गुलिट को नाराज कर दिया और पीटर वैन वोसेन के लिए उनके प्रतिस्थापन ने इसे और बढ़ा दिया। इसके बाद गुलिट ने राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में अपना मन बदला और मई 1994 में स्कॉटलैंड का सामना करते हुए वापस लौटने के लिए सहमत हो गए। 1994 के विश्व कप से कुछ समय पहले गुलिट प्री टूर्नामेंट प्रशिक्षण शिविर से बाहर चले गए और फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल नहीं खेल पाए। महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाने वाले गुलिट की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एथलेटिकता थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत और गति का इस्तेमाल अपनी तकनीकी के साथ मिलकर बहुत अच्छे तरीके से किया। वह हवा में भी मजबूत थे क्योंकि वह लंबे, शक्तिशाली और बेहतरीन जंपर थे। उनके पास उत्कृष्ट संतुलन, तकनीकी क्षमता और ड्रिबलिंग कौशल भी थी, जिसने उनके खेल को अन्य खिलाड़ियों से अलग बना दिया। गुलिट अपनी बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, दूरदर्शिता आदि क्षमताओं के लिए भी जाने जाते थे। ऐसे गुण जो उन्हें अपने करियर के शुरुआती दौर में गोल करने में मदद करते थे और अपने दिनों के आखिर में उन्हें प्लेमेकर के रूप में एक गहरी भूमिका निभाने में सक्षम बनाते थे, जहां उन्हें टीम के साथियों के लिए मौके बनाने के लिए जाना जाता था। इस प्रकार गुलिट ने अपनी शारीरिक उपस्थिति को स्वभाव, मानसिक तीक्ष्णता, दुर्जेय तकनीक और बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा, जिससे वे विश्व फुटबॉल के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए। वह एक सटीक फ्री किक लेने वाले खिलाड़ी भी थे। एक फुटबॉलर के रूप में अपने गुणों से परे गुलिट अपने नेतृत्व और दृढ़ता के लिए भी जाने जाते थे। हालांकि अपनी प्रतिभा के बावजूद वह अपने पूरे करियर में चोटों से जूझते रहे, जिसने बाद में उनकी फिटनेस को प्रभावित किया।